वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है पैट्रियट इनटू ट्रेटर। पैट्रियट का मतलब है मुहिब्बे वतन और ट्रेटर का मतलब है गद्दार। यानी एक पॉलिटिकल लीडर, एक सियासी रहनुमा जब हुकूमत में या सियासत में होता है या बरसरे इक़्तिदार होता है तो लोग उसे पैट्रियट समझते हैं, उसे मुहिब्बे वतन समझते हैं और उसका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन उसके बाद जब उससे हुकूमत छीन जाती है तो उसी शख्स को लोग ट्रेटर यानी गद्दार करार दे देते हैं और उसके बाद उसके लिए बहुत सी सज़ाएँ तजवीज़ करते हैं। ये पोइम 6 क्विंटेंस पर कंसिस्टेड है। क्विंटेन का मतलब है 5 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो 6 क्विंटेंस पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 30। पॉइंट कहता है इट वॉज रोजीज रोजीज ऑल द वे। यानी एक सियासतदान अपनी कहानी बयान करते हुए कहता है इट वॉज रोजीज रोजीज, वहाँ फूल ही फूल थे, गुलाब के फूल ही फूल हर सू थे, ऑल द वे मेरे रास्ते पर। यानी वो रास्ता जहाँ से मैंने गुजरना था वहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा गुलाब के फूल ही फूल बखेरे हुए थे, गुलपाशी की गई थी विद मर्टल मिक्स्ड, और उस गुलाब के फूलों में मर्टल के फूलों को भी मिक्स कर दिया गया था, मिला दिया गया था ताकि एक कलरफुल किस्म का व्यू मेरे देखने के लिए पेश किया जा सके। इन माई पाथ, मेरे रास्ते में, लाइक मैड, पागलों की तरह। यानी लोगों ने, मैंने जब गुजरना था तो जिस रास्ते से मेरा गुजर होना था उस रास्ते पर लोगों ने पागलों की तरह गुलाब के फूल और उसमें मर्टल के फूलों को मिक्स करके पूरे रास्ते पर पागलों की तरह बखेर दिया था। द हाउस रूफ्स, और घरों की छतें, सीम्ड, यूँ दिखाई देती थी, टू हीव, कि जैसा कि वो ऊपर नीचे हरकत कर रही हों, एंड स्वे, और दाएं बाएं झूल रही हों। यानी तमाम लोग जो थे सड़कें भर जाने की वजह से छतों पर चढ़ गए थे और छतों पर चढ़ने की वजह से कमज़ोर छतें जो थी वो ऊपर नीचे और दाएं बाएं लोगों के हजूम की वजह से झूल रही थी। द चर्च स्पायर्स, और जो गिरजों के मीनार थे, फ्लेम्स, वो शोलों की तरह चमक रहे थे। क्यों? क्योंकि सच फ्लैग्स दे हैड, उनके ऊपर झंडे लगाए गए थे। यानी जो मेरी पार्टी थी, मेरी जो सियासी जमात थी, उसके झंडे उन गिरजों के मीनारों पर लगाए गए थे, इसलिए गिरजों के मीनार तक वहाँ चमक रहे थे। यानी जितनी भी बुलंद चोटियाँ थी उन पर उस वक़्त मेरा ही गलबा था, मेरी ही हुकूमत थी, मेरे ही झंडे गाड़े हुए थे। अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, आज ही के ख़ास दिन, सिर्फ 1 साल पहले। यानी 1 साल पहले की बात है जब मैं बरसरे इक़्तिदार आया तो लोग इस तरह से मेरा इस्तकबाल कर रहे थे कि मेरे ऊपर गुलपाशी की जा रही थी और तमाम ऊंची इमारत के जो मीनार थे उन पर मेरी ही पार्टी के झंडे नस्ब कर दिए गए थे। द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स, और इतनी ज़्यादा घंटियाँ बजाई जा रही थीं कि उन घंटियों की आवाज़ की वजह से हवा में एक धुंध सी पैदा हो गई, हवा धुंधला गई। द ओल्ड वॉल्स, और जो घरों की पुरानी दीवारें थीं, रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज, वो लोगों के हजूम से भरी हुई थी, एंड क्राइज, और लोगों के चीखों पुकार या शोर की वजह से। यहाँ क्राइज से मुराद है शोर, यानी वो शोर जो स्लोगन्स का, लोगों के नारों का शोर था। यानी मेरे हक में नारे बुलंद किए जा रहे थे, उन नारों की वजह से और लोगों के हजूम की वजह से जो पुरानी दीवारें थीं वो थर्रा गई थीं, वो हिल गई थीं। हैड आई सेड, फिर मैंने उस शोर को ख़त्म करने के लिए कहा, मैंने उनसे कहा, गुड फोक, ए प्यारे देहातियों, मियर नॉइस रिपेल्स, सिर्फ अपने इस शोर को ख़त्म कर दो, बट मगर गिव मी योर सन, मुझे सूरज तोड़ कर ला कर दो, फ्रॉम यॉन्डर स्काइज, वो दूर दराज आसमानों से। यॉन्डर यानी दूर दराज, दूर दराज आसमानों से मुझे सूरज तोड़ के ला के दो और अपने शोर को ख़त्म कर लो। दे हैड आंसर्ड, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, एंड आफ्टरवर्ड, और इसके बाद, व्हाट एल्स, मज़ीद हम क्या करें। यानी सूरज तो हम आपके लिए अभी तोड़ कर ला देंगे। यानी इसका मतलब है कि हम आपके लिए हर नामुमकिन से नामुमकिन काम, हर अपहिल टास्क करने को तैयार हैं। कोई भी काम आपके लिए जो हमने करना है वो हमें मुश्किल दिखाई नहीं देता, हम अभी सूरज तोड़ के ला देते हैं, इसके बाद हमारे लिए क्या हुक्म है। अलैक, अफसोस, इट वॉज आई, ये मैं ही था, हु लीप्ड एट द सन, जिसने सूरज पर छलांग लगाई, टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप,
ताकि ये सूरज मैं तोड़कर अपने दोस्तों को लाकर दे दूं। वो दोस्त जो कि मेरे लिए लविंग थे, मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे। मैं अपने अइज़ा और अकारब को वो सूरज तोड़कर लाने के लिए मैंने उस पर छलांग लगाई। यानी इसका मतलब ये है कि मैंने भी अवाम के लिए नामुमकिन काम करने की कोशिश की, अपनी सर तोड़ कोशिशें की। अगर अवाम ने मेरे लिए सूरज तोड़ा तो मैंने भी उनके लिए सूरज तोड़ा। यानी अगर अवाम ने मेरे लिए नामुमकिन काम करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की तो मैंने भी जितने भी काम थे वो बेगर्ज होकर महज लोगों के लिए ही किए थे। नॉट मैन कुड डू, कोई भी शख्स नहीं कर सकता था। हैव आई लेफ्ट अनडन, अगर मैं कोई काम अधूरा छोड़ देता। वो काम, वो कारनामे जो मैंने अपने दौरे हुकूमत में सरअंजाम दिए थे, अगर मैं उन्हें अधूरा छोड़ देता तो वो इतने मुश्किल काम थे, इतने पेचीदा काम थे कि उन्हें कोई दूसरा शख्स मुकम्मल नहीं कर सकता था। एंड यू सी माई हार्वेस्ट, और तुम देख रहे हो कि मेरी क्या फसल है, मैंने क्या काटा है। वट आई रीप, मैंने क्या बोया था और मैंने क्या काटा है। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन, अब एक साल बड़ी तेज़ी से गुजर गया है। यहाँ पर उसने रन का वर्ड इस्तेमाल किया है, यानी एक साल भाग गया है। इसका मतलब ये है कि जो खुशी के लम्हात होते हैं, जो सुकून के लम्हात होते हैं, वो बहुत तेज़ी से गुजर जाते हैं। इसके बरक्स जो दुख के लम्हात होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं और बहुत आहिस्तगी से गुजरते हैं। यहाँ पर पोइट ने जो फर्स्ट हाफ था, यानी इस पोइम के पहले 3 स्टैंजास थे, पहली 15 लाइन थी, उसमें एक साल पहले का जिक्र किया गया है कि जब वो एक पैट्रियट तस्वर किया जाता था, जब वो बरसरे इक़्तिदार था। और इस पोइम का जो सेकंड हाफ है, यानी इसके लास्ट 3 स्टैंजास हैं या इसकी लास्ट 15 जो लाइंस हैं, इसमें वो ट्रेटर का जिक्र करता है कि एक साल गुजरने के बाद, जो कि बड़ी तेज़ी से गुजर गया, उसके बाद उसके साथ लोगों ने क्या किया, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल था, अब वो बयान करता है। देयर इज़ नो बॉडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, अब घरों की छतों पर कोई भी मेरे वेलकम के लिए, मेरे खुशामदीद करने के लिए मौजूद नहीं है। यानी एक साल पहले एक ऐसा वक्त था कि जब घरों की छतें हीव एंड स्वे कर रही थीं, झूल रही थीं, इतना ज़्यादा हुजूम था। लेकिन आज घर की छतों पर मुझे देखने के लिए, मेरा इस्तकबाल करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। जस्ट अ पैल्सीड फ्यू, महज रशाज़दा मफलूज लोग, वो भी थोड़े से मौजूद हैं। एट द विंडोज़ सेट, वो अपनी खिड़कियों में बैठे हुए हैं। यानी इसका मतलब है कि वो लोग मुझे वेलकम करने के लिए नहीं बैठे, बल्कि वो अपने घरों से धुतकारे हुए लोग हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनका परसाने हाल नहीं है। तो वो हालात के सताए हुए खिड़कियों में बैठे हैं। उनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि मुझे खुशामदीद करने के लिए बैठा हो। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़, और सबसे बेहतरीन नज़ारा तो ये है, ऑल अलाउ, कि सबको इजाज़त दे दी गई है। एट द शैम्बल गेट, कि वो उस फांसी घर पर पहुंच जाएं। और बेटर येट, और इससे भी बेहतर नज़ारा तो वो होगा, बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट, कि मुझे उस तख्तादार तक पहुंचते हुए देख सकें। यानी वो जगह, वो कुआं जहां पर मुझे फांसी दी जाएगी, वहां तक जाने की सबको इजाज़त मिल गई है। अब सब लोग उसको देखेंगे, ये लोगों के लिए बेहतरीन नज़ारा होगा। आई ट्रो, इस चीज़ का मैं तसव्वुर कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, जैसा कि मुजरमों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है जब उन्हें फांसी घाट की तरफ ले जाया जाता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि अब मैं सिर्फ सोच ही सकता हूँ कि लोग मुझे देखकर, मेरी इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। आई गो इन द रेन, मुझे बारिश में ले जाया जा रहा है। एंड मोर देन नीड्स, और ज़रूरत से ज़ायद, अ रोप, एक रस्सी, कट्स बोथ माई रिस्ट्स, मेरी दोनों कलाइयों को काट रही है। बिहाइंड, वो कलाइयाँ जो कि मेरे पीछे बांधी गई हैं। जिस तरह से मुजरमों की कलाइयाँ उनके पीछे बांध दी जाती हैं, वो कहता है मेरी कलाइयों को भी मेरे पीछे बांध दिया गया है। और जिस रस्सी से वो बांधा गया है वो इतनी मजबूती से टाइट करके बांधी गई है कि वो मेरी कलाइयों को काट रही है। एंड थिंक, और मैं सोचता हूँ, बाय द फील, के मुझे एहसास होता है, माई फॉरहेड ब्लीड्स, कि मेरे माथे से खून बह रहा है। अब उसके हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए वो हाथ लगा के टच करके अपने खून को नहीं देख सकता। और उसके साथ साथ उसकी आंखों पर भी पट्टी बांधी गई है, इसलिए वो अपने खून को बहता हुआ नहीं देख सकता। वो कहता है मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मेरे माथे से खून बह रहा है। क्यों? फॉर दे फ्लिंग, क्योंकि वो लोग फेंक रहे हैं। Whoever has a mind, जिसके भी जहन में आता है वो फेंक देता है, मार देता है। Stones at me, मुझे पत्थर मार रहे हैं। For, क्यों?
फॉर माई ईयर्स मिसडीड्स, मेरे एक साल की बदअमालियों की वजह से, बुरे कामों की वजह से। एक साल जो मैंने बदअमालियाँ की, वो काम जो मुझसे ना हो सके, उसके इवज़ अब लोगों में जिसका दिल चाहता है, ये वही लोग थे जो कि मेरे ऊपर पागलों की तरह रोज़ीज़ और मर्टल यानी गुलाब के फूल और मर्टल फेंक रहे थे। ये वही लोग हैं आज पत्थर फेंक रहे हैं। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है, यहाँ आयरनी उसने बयान की है, एक तंजिया बात की है कि वो लोग जो किसी से मोहब्बत में जज्बाती होते हैं वो नफ़रत में भी उतने ही जज्बाती होते हैं, लेकिन जो लोग बैलेंस्ड होते हैं ना वो मोहब्बत में जज्बाती होते हैं और ना ही नफ़रत में जज्बाती होते हैं। इसलिए बैलेंस्ड लोग जो हैं वो ठीक होते हैं। अब वही लोग जो उस पर फूल बरसा रहे थे, गुलपाशी कर रहे थे, अब उस पर पत्थर बरसा रहे हैं। दस आई एंटर्ड, मैं किस तरह से दाखिल हुआ था, एंड दस आई गो, और किस तरह से मैं अब वापस जा रहा हूँ। इन ट्रियम्फ्स, और फतह के लम्हात में, पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, ऐसे लोग जो इस दुनिया में फतह पाकर, फतह याब होकर मरते हैं, पेड बाय द वर्ल्ड, तो फतह की शक्ल में उन्हें दुनिया में ही उनका इनाम मिल जाता है। जबकि मैं तो फतह याब नहीं हुआ, मुझे तो इस दुनिया में मेरा इनाम नहीं मिला। जब वो लोग जिन्हें दुनिया में फ़तह मिल जाती है, इसका मतलब है कि उन्हें दुनिया में इनाम मिल जाता है, तो जब वो खुदा के पास जाते हैं, व्हाट डस्ट दाउ ओ मी, मैं तुम्हारा किस तरह से मकरूज़ हूँ। गॉड माइट क्वेश्चन, खुदा उनसे पूछता है अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं बचा, क्योंकि जो तुमने मेहनत की, जो तुमने कारनामे सर अंजाम दिए, उसके इवज़, उसके बदले में दुनिया वालों ने तुम्हें फ़तह दे दी, फ़तह से हमकिनार कर दिया। लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई इनाम नहीं, मैं किसी लिहाज से भी अब तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ। नाउ इंस्टेड, और अब इसकी बजाय, टिस गॉड शेयर रीपे, खुदा मुझे बहुत ज़्यादा नवाजेगा। क्यों नवाजेगा? क्योंकि मुझे दुनिया में तो कोई सिला नहीं मिला, इसलिए मेरा जो इनाम है, जो काम मैंने दुनिया में करने की कोशिश की, यानी मैंने सूरज पर छलांग लगा दी, यानी मैंने नामुमकिन काम किए, और इसके साथ साथ वो कारनामे सर अंजाम दिए जो कि उसने पहले कहा है कि अगर मैं अधूरे छोड़ देता तो कोई दूसरा शख्स नहीं कर पाता था। तो इसलिए अब मैंने वो काम करने की कोशिश की, इसके बदले में दुनिया वालों ने तो सिर्फ मुझे पत्थर ही मारे हैं, लेकिन खुदा तो देख रहा है, इसलिए उसने मेरा इनाम संभाल लिया है। वो मुझे मेरा इनाम व इकराम दे देगा, मुझे बहुत ज़्यादा रहमतों और इनाम व इकराम से नवाजेगा। आई एम सेफ़र सोप, तो इससे मैं महफूज तसव्वुर करूँगा, अपने आप को महफूज समझ लूँगा, यानी मुझे बहुत ज़्यादा सुकून कल्ब और इत्मीनान कल्ब नसीब होगा। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टैंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, जो कि ये है ए बी ए, यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वे, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है स्वे, और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डे, वे स्वे डे। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है मैड, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है हैड, मैड हैड। इसी तरह से नेक्स्ट स्टैंजा में बेल्स, रिपेल्स, एल्स, क्राइज, स्काइज। नेक्स्ट स्टैंजा में सन, अनडन, रन, कीप, रीप। नेक्स्ट स्टैंजा में नाउ, अलाउ, ट्रो, सेट, येट। नेक्स्ट स्टैंजा में नीड्स, ब्लीड्स, मिसडीड्स और बिहाइंड, माइंड। नेक्स्ट स्टैंजा में गो, ओ, सो और डेड, इंस्टेड। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन के दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 को अगर हम देखें तो इसमें मर्टल, मिक्स्ड, माई, मैड, ये चारों अल्फाज एम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में हाउस, हीव, लाइन नंबर 3 में सीम्ड, स्वे, लाइन नंबर 4 में स्पाइड्स, सच, लाइन नंबर 7 में क्राउड, क्राइज, लाइन नंबर 9 में सन, स्काइज, लाइन नंबर 9 में अगेन योर, यॉन्डर, लाइन नंबर 27 में ड्रॉप्ड, डाउन, डेड, लाइन नंबर 30 में सेफर, सो। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वॉज, रोजीज, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर एस लेटर यूज हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में सीम्ड, एंड उसके बाद लाइन नंबर 8 में हैड, सेड, गुड, लाइन नंबर 9 में योर, यॉन्डर, लाइन नंबर 10 में आंसर्ड एंड आफ्टरवर्ड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है
यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वॉज, ऑल, इन दोनों वर्ड्स में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में विद, मिक्स्ड, इन, लाइन नंबर 6 में मिस्ड, विद, लाइन नंबर 7 में ओल्ड, रोक्ड, लाइन नंबर 11 में अलैक, एट, लाइन नंबर 12 में गिव, इट, लविंग, लाइन नंबर 18 में ऑल, अलाउ, लाइन नंबर 23 में फील, ब्लीड्स। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर उसे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 11 में वो कहता है अलैक, इट वॉज आई हु लीप्ड एट द सन, ये मैं ही था जिसने सूरज पर छलांग लगाई। इसका मतलब है कि मैंने नामुमकिन काम करने की कोशिश की। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 15 में वो कहता है दिस वेरी डे, आज ही के ख़ास दिन, नाउ अ ईयर इज़ रन, अब एक साल भाग गया है। अब रनिंग करना, भागना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने ईयर को दे दी है, तो इस तरह से उसने ईयर को पर्सोनिफाई किया है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसको समझने के लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, उसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए, तो उसे एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पोएम की लाइन नंबर 11 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है अलैक, इट वॉज आई हु लीप्ड एट द सन, अफसोस ये मैं ही था जिसने सूरज पर छलांग लगाई। क्यों लगाई? वो लाइन नंबर 12 में बयान करता है टू गिव इट टू माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, ताकि मैं इसे अपने अज़ा व अकारब को दे सकूं। उसके बाद लाइन नंबर 28 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें कहता है पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट डस्ट दाओ ओ, यानी जिन लोगों को दुनिया में ही इनाम मिल जाता है, मैं तुम्हारा किस तरह से मकरूस हूँ। अब कौन कहता है, किससे कहता है? वो नेक्स्ट टाइम में बयान करता है मी, यानी मेरे ज़िम्मे अब तुम्हारा कोई कर्ज बाकी नहीं है। गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इंस्टेड, यानी खुदा उससे अब क्वेश्चन करता है, सवाल पूछता है। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे ताकि इसके ज़रिए वो पॉज, ब्रेक या वक्फा ले सके, तो उसे कायसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहते हैं इट वॉज रोजीज़, रोजीज़ के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में द हाउस के बाद उसने हाइफन यूज़ की है। नेक्स्ट है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी पोइम को कहते हैं जिसमें एक कैरेक्टर स्टेज पर अपनी गुफ्तगू करता है, लेकिन कोई दूसरा कैरेक्टर या ऑडियंस में से कोई भी मेंबर उसकी बात में मदाखलत नहीं करता, इंटरप्ट नहीं करता, तो ऐसी पोइम को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। ये पोइम भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। उसके बाद इस पोइम में आयरनी यूज़ हुई है, तंज इस्तेमाल किया गया है लोगों की हालत का कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी के नाम पर एक बहुत ज़्यादा फ्रॉड और ड्रामा किया जाता है, वहाँ पर लोगों की यही हालत होती है कि एक हवा का रुख होता है, एक ट्रेंड होता है, जो लोग बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, और वही लोग जब हुकूमत से बर्खास्त कर दिए जाते हैं तो उन्हें गद्दार या ट्रेटर करार दे दिया जाता है, और उनके तमाम जराइम उस वक़्त ही खुलकर सामने आते हैं जब उनके पास हुकूमत बाकी नहीं रहती। नेक्स्ट है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का मतलब है मुतज़ाद राय देना। इस पोइम के दो हिस्से हैं। फर्स्ट हाफ में जो फर्स्ट 3 स्टेंजाज हैं उसमें एक पेट्रियट के बारे में बताया गया है, और जो लास्ट 3 स्टेंजाज हैं यानी पोइम का सेकंड हाफ है, लास्ट 15 लाइन्स हैं, उसमें एक ट्रेटर के साथ किया जाने वाला सलूक बयान किया गया है। नेक्स्ट है इमेजेस। इमेजेस का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट या हमारी देखने की हिस्स को अपील करते हों, जैसा कि रोजीज, वे, मर्टल, path, house roofs, church spires framed, bells, old walls, crowd, good folk, sun, yonder skies, palsied windows, shambles gate, scaffold's foot, rain, rope, wrists, forehead bleeds, stones. नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग को अपील करते हों, यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 6 में वो कहता है द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स, यानी हवा में घंटियों के शोर से धुंध पैदा हो गई, हवा घंटियों के शोर से धुंधला गई। उसके बाद लाइन नंबर 7 में वो कहता है द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज, यानी लोगों के हजूम और नारों की वजह से जो पुरानी दीवारें थी वो थर्रा गईं। उसके बाद लाइन नंबर 8 में वो कहता है हैड आई सेड गुड फोक मियर नॉइस रिपेल्स, उसके बाद मैंने कहा ए प्यारे देहातियों अपने शोर को ख़त्म करो।
नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, डायरेक्ट मुखातिब करे तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 8 और 9 में जो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है, जो कि पेट्रियोट उस वक्त कंसीडर होता था, वो कहता है हैड आई सेड गुड फॉक मियर नॉइस रिपेल्स बट गिव मी योर सन फ्रॉम योंडर स्काइज। ए प्यारे देहातियों ज़रा अपना शोर ख़त्म करो और मुझे दूर दराज आसमानों से सूरज तोड़ कर ला कर दो। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें एक पॉलिटिकल लीडर का डाउनफॉल बयान किया गया है कि किस तरह से जब वो हुकूमत में था, जब वो बरसरे इक़्तिदार था, उस वक्त लोगों का रवैया क्या था, और जब वो हुकूमत से बर्खास्त कर दिया गया तो उसके बाद उसके तमाम केसेस, उसके तमाम जराइम जो थे वो खुलकर सामने आ गए और उस पर उसे सज़ा सुना दी जाती है और अवाम की अदालत में भी उसे ज़लील व रुस्वा किया जाता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।